डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सेट नंबर 2। और इससे पहले सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में देख लेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी सहायता मिल पाए, क्योंकि आपका ये हिंदी में ही जारी हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो यहाँ पूछा गया व्हेन डिड फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? तो सभी को आंसर याद होगा, 14 जुलाई 1789। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है आपका, ताइद क्या था? तो यहाँ पूछा गया व्हाट वाज ताइद। तो यहाँ पर क्या था ये ताइद? सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि ये एक धार्मिक कर था, यानी कि ये था आपका रिलीजियस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे फ्रांसीसी समाज के बारे में पूछा है। तो व्हाट इज द कैटेगरी दैट एक्सप्रेस पावर एंड सोशल स्टेटस इन फ्रेंच सोसाइटी इज कॉल्ड। तो उनको हम क्या कहते थे? तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा एस्टेट। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते थे? एस्टेट। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्सिले क्या है? तो यहाँ पूछा गया है व्हाट इज मार्सिले। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 3, फ्रांस का राष्ट्रीय गान जो है मार्सिले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। इधर जो आप देख रहे हैं आपका पीडीएफ, अगर आपको इन पेपर्स की चाहिए तो सभी की पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके अंदर अवेलेबल है, और ये सारे के सारे वीडियोस बना दिए गए हैं। साइड में आप जब भी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा कि कौन कौन से सेट और कौन कौन से सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या बना दिया गया है और क्या अवेलेबल है। तो इसको देखना ना भूले ताकि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो सके। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? यहाँ पूछा गया, सीधी सीधी बात है, इंग्लिश में बोले तो हु वाज ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका फिफ्थ का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर नंबर आप करोगे लुई 16। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? तो छठा क्वेश्चन का क्या पूछा गया, व्हाट इज द रिच फार्मर ऑफ रशिया कॉल्ड, या रूस कॉल्ड। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स का? तो सिक्स का आंसर हो जाएगा आपको, उसको कूलक कहते थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये कूलक हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? हु वाज मार्फा वार्सिलेवा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास चार ऑप्शन है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका, वो थी एक बहादुर महिला कारीगर। तो यहाँ घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसकी बात करते हैं। 8 नंबर में पूछा गया, पीटर्स वर्ग का, या एक बहादुर महिला कारीगर का मतलब हो जाएगा ब्रेव वुमेन, और इसको बोल सकते हैं कारीगर मतलब आर्टिजन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 8वां, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका पड़ा पेट्रोग्राद। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोग्राद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 9 नंबर में, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले क्वेश्चन इंग्लिश में समझ ले, व्हाट इज द इवेंट ऑफ द फॉल ऑफ टारशिप इन 1917 कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है इसको कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ से पूछा क्या गया है आपसे, हु वाज द प्रोमोटर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा 10वें में? तो 10वें में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट ओवन। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रॉबर्ट ओवन को करेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि जो जमीन है उसका क्षेत्रफल कितना है? पूरे भारत का नहीं पूछा है, केवल क्षेत्रफल पूछा है भूभाग का। यहाँ पे अगर इंग्लिश में हम इसको बोले तो व्हाट इज द एरिया ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ द अर्थ, या ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा आपका 11वें का? तो 11वें का आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
यानी कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है आपसे भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 97.25 पूर्व, यानी कि 97.25 ईस्ट। तो ये आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राज्य जो है नेपाल में चिपका हुआ नहीं है, बस उसका नाम आपको बता देना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड जो है नेपाल की सीमाओं से नहीं लगता। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, विच स्टेट डज नॉट बॉर्डर द कंट्री ऑफ नेपाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 14 नंबर में इधर साइडों में जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये वीडियो सेट बना दिए गए हैं, इनको जरूर देख लेना। अगर आपने देखा नहीं है तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा अगर इंग्लिश में हम इसको बोलें तो इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन इंडिया इज इंडिया डिवाइडेड इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है बताना है। तो 14 में जो राइट आंसर आप बताएंगे, आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ग 6 भागों में। तो यहाँ पे जो आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर में भी इसमें पूछा गया हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी हिमालय की तरफ जो है स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया लोकेटेड इन हिमालयस। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ख ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पे कंचनजंगा जो है इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर में आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। यहाँ पर दिए गए इसमें से कौन सा पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है, बस आपको ये बताना है। विच इज विच पार्ट ऑफ पूर्वांचल रेंज इज नॉट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा पूर्वांचल रेंज नहीं है, पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा शिवालिक पर्वत। तो यहाँ पे घ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो याद होगा हमने पहले सेट में भी इसको डिस्कस किया, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। आपका जो सॉरी, यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, सबसे देखिए, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द्वीप। क्या कहते हैं उसको, द्वीप कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर बाद में ये कंप्लेन ना है कि हाँ, सर ने इंग्लिश में नहीं बताया। तो ए टेस्टिरियल पार्ट विच इज सराउंडेड बाई सी ऑन ऑल फोर साइड्स। इसमें चारों ओर पूछा गया है। इससे पहले वाले सेट में जो पूछा गया है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। तीन ओर, यहाँ पे क्या है, चार ओर, ध्यान रखना। तीन ओर से पूछा जाता है तो वो होता है प्रायद्वीप, और जो आपका चारों ओर से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं द्वीप, यानी कि आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टेस्टेरियल पार्ट विच इज सराउंडेड बाई ऑल बाई सी ऑन ऑल फोर साइड्स इज नोन एज आइसलैंड। तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ख। इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। गंगा मैदान में देविका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती, वेदिका जैसी आकृति किस भूभाग में प्रदर्शित होती है, या किस भाग में प्रदर्शित होती है, ये पूछा गया है। इन विच पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन द शेप ऑफ अल्टर इज डिस्प्लेड। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भांगर। ठीक है, भांगर बोलते हैं उसको। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको भांगर ही बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर में देखिए क्या पूछा गया आपसे, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम पूछा है, यानी कि फ्रॉम वेयर डज गंगा रिवर ओरिजिनेट्स, यानी कहाँ से निकलती है गंगा नदी, ये आपसे पूछा गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो गंगा रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंगोत्री से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगोत्री। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे।
डल झील किस राज्य में स्थित है? सभी को अच्छे तरीके से पता है डल झील जो है, यानी कि इन विच स्टेट डल लेक सिचुएटेड, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये डल लेक का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारी मूवीज में आपने देखी होगी, लेकिन नाम जानने की कोशिश नहीं की होगी। बी, आपका हिंदी बी भी डाल दिया गया, जिसके पास हिंदी बी हो वो देख सकते हैं, सेट 1 2 दोनों अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद हिंदी ए दोनों कर दिए गए हैं, इंग्लिश के दोनों कर दिए गए हैं, आपका मैथ का कर दिया गया है, साइंस का कर दिया गया है, सोशल साइंस का कर दिया गया है। हर चीज़ अवेलेबल है चैनल पे, आप देखने की कोशिश करेंगे सब मिल जाएगा। 21वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे देखिए क्या पूछा है, गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि ये जो फसलें हैं ये सारी की सारी रबी की फसलें हैं। सभी को याद होगा कि ये रबी की फसल कौन सी होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर व्हीट ग्राम एंड बार्ली एटसेट्रा? तो ये किस तरह की है? तो ये है राबी फसल्स, ठीक है, राबी क्रॉप्स। इसके बाद आता है 22 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता बतानी है भैया। तो गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ये जो है इसकी खाली विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है। यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि द मेन फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आर, मेन फीचर पूछा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अनएक्सेप्टेड, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, अप्रत्याशित रूप से जो है आपका क्या हुआ था, इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है व्हीट और राइस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के फलस्वरूप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम? तो यहाँ पे जो है आपके चार ऑप्शन हैं और चार ऑप्शन में से सर राइट ऑप्शन को आपको चूज कर देना है। सिंपल सा फंडा है। तो ये है आपका, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो है आपका ये हो जाएगा ग ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब इसको मैंने इंग्लिश में बता देता हूँ, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, व्हाट इज कॉल्ड मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम? तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, टू प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप ऑन एनी लैंड इन ए ईयर, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की है? यानी कि डेयरी की दुकान करना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? 24वें का क्वेश्चन ये पूछ रहा है। श्रवण हैज ओपनड ए डेयरी शॉप फॉर हिज लाइवहुड, यानी लाइवहुड यानी कि अपनी आजीविका, यानी कि जीवन जीने के लिए। व्हाट इज दिस एक्ट ऑफ, जो है यह किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा आपका, जो राइट आंसर आप चूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? तो सभी को अच्छी तरीके से पता है कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यह गैर कृषि क्रिया है। मतलब कृषि, डेयरी मतलब ये कृषि में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये कृषि क्रिया भी नहीं है, कृषि क्रिया में आती है, हल्की सी लेते हैं, अनार्थिक क्रिया है, उपयुक्त सभी ये कैसी है? तो ये गैर कृषि क्रिया है ना, ये मतलब कृषि में नहीं आती है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, गैर सॉरी, एक मिनट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रही है। 24 नंबर में, यस सही है, सही है, गैर कृषि क्रिया ही है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गैर कृषि क्रिया। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी या नॉन फार्मिंग और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एच वाई वी क्या का क्या तात्पर्य है? एच वाई वी का तात्पर्य पूछा है यहाँ पे। तो व्हाट डज मीन एच वाई वी? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 25 नंबर में जो आपने आंसर सोचा है बिल्कुल सही है। अधिक उत्पादन करने वाले बीज को एच आई वी के नाम से, वाई वी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोर प्रोडक्टिव सीड्स। तो यहाँ पे भी आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों में आपका सेकंड ऑप्शन। अब इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाने वाले कारक पूछे गए हैं। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो इनमें देखिए, साक्षरता दर जो है आपका, निम्न में कौन कारक जनसंख्या की गुणवत्ता, गुणवत्ता जनसंख्या की खासियत को बढ़ाते हैं? तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, है सारे के सारे सही हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। और इसको हम इंग्लिश में अगर बोलें तो क्या पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या की। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसमें आपका साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट भी आ जाएगी, हेल्थ ऑफ द पीपल भी आ जाएगा,
ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हो जाएगी, स्किल बिल्डिंग भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी आ जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो यहाँ से भारत सरकार ने जो सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट? तो यहाँ पर जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों पर शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम बोलें तो टू फोकस ऑन एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है आपका 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं उनको एजुकेट करना जो है मेन इसका टारगेट है। तो यहाँ पे 27 का आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े होते हैं, और यहाँ प्रकृति से जुड़ा हुआ एक ही चीज़ आपको दिख रहा है। बैंकिंग प्रकृति से जुड़ा नहीं है, कपड़ा बुनना प्रकृति से जुड़ा नहीं है, ट्यूशन पढ़ाना भी प्रकृति से जुड़ा नहीं है। तो 28वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपालन। पशुपालन जो प्रकृति के बिना संभव नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर। जैसे कृषि भी आपका प्राथमिक क्रिया का क्षेत्र है, तो वो बिना प्रकृति के पॉसिबल नहीं है। मछली पालन वो भी आपका प्राथमिक क्रिया में आता है, वो भी बिना प्रकृति के हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो हर चीज़ प्रकृति पे जो डिपेंड होती है, डायरेक्ट प्रकृति से ली जाती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर इंग्लिश में बताऊँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर? तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका पशुपालन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। सब जगह पे जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बस थोड़ा सा सावधानी से ध्यान दें। गारंटी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई टेंशन आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ मैं। तो उसके लिए आप बस से केवल ध्यान से जो जो वीडियो डाले गए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें। उसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में कराया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपने कितने देखे हैं, कितनी तैयारी करी है, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पूछा क्या गया है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? यानी कि अगर वहाँ पे 5 लोग मान लीजिए एक खेत में काम कर रहे हैं, और पांचों जो काम कर रहे थे, ठीक है, उसी काम को केवल 2 आदमी हटा दिए जाए। यहाँ से 2 लोग, यहाँ पे बोल रहा है कि उनमें से 2 आदमी को हटा देते हैं, यानी कि अब 5 में से 2 गए तो 3 आदमी भी वो काम कर रहे हैं। और वो 3 आदमी जब वो काम कर रहे हैं तो उस पर भी उत्पादन, जितना काम जो 5 आदमी मिलकर कर रहे थे वो 3 आदमी भी उतना ही काम कर रहे हैं, यानी कि उतना ही मिल रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो ये कौन सी बेरोजगारी है, ये सही आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के नहीं दिया है, सीधा सीधा पूछा है, आपको समझने का बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर राइट? इसको बोलते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश में अगर मैं बताना चाहूँ किसी बच्चे को जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा, देर आर 5 people वर्किंग ऑन ए फील्ड, ठीक है, इफ 2 of them आर रिमूव्ड और फायर्ड देन देयर विल नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इट इंडिकेट? या किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको दिखाती है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अपनी प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आगे आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को, तो यहाँ पे उसको कौन सा जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानव को है ना, थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। विकसित किए गए मानव को, मानक को होना चाहिए ना, अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30वां क्वेश्चन पूछा है इसको पहले समझ लीजिए। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा, अब मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और समझ में। व्हाट आर द ह्यूमन बीइंग डेवलप्ड बाय हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ आर कॉल्ड इन इकोनॉमी? तो इसका जो है हम बोलते हैं उसको मानव पूंजी। तो यहाँ पे जो 30वें का आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद है आपका 31 नंबर, लोकतंत्र शासन वह रूप है जिसमें क्या होता है? तो जनता जो है शासकों का चुनाव करती हो। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी को पता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के द्वारा शासन होता है, आपको सभी को पता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एक्ट द इलेक्ट द रूलर्स, यानी कि जनता जो है रूलर्स का चुनाव, यानी जो शासन करने वाले लोग हैं उनका चुनाव करती है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो हु हैज़ द राइट टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन चाइना? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 32 का। आपको जानते हो कि वहाँ पर जो है आपका क्या नहीं चलता, डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा आंसर आपका? राइट आंसर आपको यहाँ पे चूज करके बता देना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो करेक्ट है, नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? तो यहाँ पूछा क्या गया है, व्हेन डिड जिम्बाब्वे बिकम इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पे कौन सा आंसर जो है आपका 33 का राइट हो जाएगा? तो 33 का राइट हो जाएगा आपका 1980 में। तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 33 में, यानी कि 1980 ईडी। इसके बाद में आपका आता है 34 नंबर, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? 34 नंबर क्या पूछा है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, वेयर वो फ्रॉम वेयर ना, फ्रॉम वेयर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रॉबर्ट मुगाबे वॉज? तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे जो है घ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 में आपसे देखिए, 35 में क्या पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में आपने बुक्स में बहुत पढ़ा है, उसका नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाएगा कि हाँ भैया मैंने तो पढ़ा था। तो क्या आंसर हो? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? तो वो थे नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? नेल्सन मंडेला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। इससे पूछा गया संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो है कथन चार दे रखे हैं, चारों में से असत्य संविधान के, संविधान आप जानते हो अच्छे तरीके से, संविधान के संबंध में कौन सा कथन कथन असत्य? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉल्स? यहाँ पे चार ऑप्शन है और चारों में से एक ऑप्शन जो है आपका फॉल्स है। और वो फॉल्स ऑप्शन क्या है? यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बनाता बताता। तो ये जो है इसमें फॉल्स है, ये बताता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट डज नॉट स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये भाई बताता है कि किस गवर्नमेंट की कितनी पावर है। ऐसा थोड़ी कि तुम अनलिमिटेड पावर लेके बैठे हो, हमें पता ही नहीं है कि तुम जादू से कुछ भी कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पता होता है कि उनके अधिकार क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कथन जो है गलत दिया है संविधान के संबंध। इसके बाद में आपका 37 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हेन वॉज द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन इंडिया? तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जुलाई 1946। क्या आंसर हो जाएगा? 1946। घ ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन जो इसमें आपका 37 में करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये पूछा गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 38 का जो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया 39 में, तो इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे जो है 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, असहिष्णुता जो है इसका जो है बुनियादी मूल्य नहीं है। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा है, इनटॉलरेंस जो है इसका जो है, अब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा इनटॉलरेंस। ठीक है, असहिष्णुता। अब अंतिम क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लीजिए। और ये मैं बता दूं, ये सारे वीडियोस तैयार, जितने भी आपने अभी लाइन से यहाँ पे वीडियोस देखे हैं सारे तैयार हैं, इनको जरूर चेक कर लेना, ताकि समय से पहले अगर आप देख करके तैयार है, और एक ही बार आपको वीडियो देखना है, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि याद हो चुका होगा हर सेट। चाहे मैंने साइंस को भी बहुत बहुत तरीके से समझाया है, और आपका मैथमेटिक्स को बहुत तरीके से ब्लैक बोर्ड पर, मतलब जैसे आपने डिमांड करी थी वैसे समझा दिया है पूरा डिटेल में। और यहाँ पर जो है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी चीज़ है जो मिला हुआ नहीं है सही? तो ये यहाँ पे चार ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में जो मिला हुआ नहीं है, इंदिरा गांधी विधानसभा की सदस्य जो है ये मिला हुआ
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे कौन सा चीज़ मैच नहीं है, इंदिरा गांधी और संविधान सभा के सदस्य जो है ये नहीं थी, तो यहाँ पे ये मैच नहीं है, घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मोती मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय संविधान बनाया, ये सही है। ठीक है, इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह ध्यान रखना। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में भारत का संविधान जो है बनाया, ये भी आपका सही है, ये भी सुमेलित है। लेकिन जो है ये इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य जो है ये सुमेलित नहीं है, तो घ ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एसएसटी में, चौथा ऑप्शन राइट 40 का। तो आशा करता हूँ कि आपका जो है पूरा सॉल्यूशन आपने देखा, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको ज़रूर देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उस पर टच करके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।